वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 सेगमेंट नंबर 1। लेक्चर नंबर 16 में हमने ऑडिट इंगेजमेंट स्टार्ट किया था। हमने पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ऑडिट इंगेजमेंट, फिर हमने ऑडिट इंगेजमेंट लेटर को डिस्कस किया, उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसको डिस्कस किया। फिर हमने इंगेजमेंट के जो स्टेप्स हैं, जैसे पहला आपका स्टेप होता है प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, वो क्या हैं उनको डिस्कस किया। फिर हमने ऑडिट इंगेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया कि जो ऑडिट इंगेजमेंट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसमें आपके जो मेथड्स होते हैं ऑडिट अप्रोच वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर हमने रोल ऑफ फील्ड वर्क किया था। फील्ड वर्क बेसिकली क्या होता है, जिसमें ऑडिटर जो है एविडेंस कलेक्ट करता है और उन एविडेंस की बेसिस पे वो ओपिनियन देता है। जो ऑडिट इंगेजमेंट की फाइनल स्टेप होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंक्लूडिंग द इंगेजमेंट। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर फील्ड वर्क, जब आपने एविडेंस ले लिया है, उसमें कंपनी का इंटरनल कंट्रोल आपने देखा, उसके बाद जब आप व्हेन द ऑडिटर इज़ एबल टू गिव एन ओपिनियन, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूडिंग द इंगेजमेंट। और वो ओपिनियन क्या होता है, whether or not the financial statements are free from the risk of material misstatement or not, आया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो प्रोसीजर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें कंक्लूडिंग दी इंगेजमेंट में आती हैं। Now depending on the level of confidence in the quality of financial reporting, there are several steps, several types of audit report that an auditor may issue, some of which may contain language adverse to the client's interest। इसका मतलब है कि हमने जो चार ओपिनियन पढ़े थे, जब ऑडिटर ने ये तमाम चीज़ों की एनालिसिस किया, उनको स्टडी किया, उसके बाद जो वो ओपिनियन दे, हो सकता है वो कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट हो सकता है वो नेगेटिव ओपिनियन दे, एडवर्स ओपिनियन दे। तो ये तमाम चीज़ें जो है कंक्लूडिंग दी इंगेजमेंट में आती हैं। अब आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ऑडिट इंगेजमेंट से रिलेटेड आपके दो ISA हैं, एक ISA 200 और ISA 210। हम ISA 210 को ज़रा स्टडी करेंगे ताकि आपको क्लियर पता लगे कि असल में ऑडिट इंगेजमेंट और ऑडिट लेटर की क्या अहमियत है, उनका इस पूरे प्रोसेस में कहाँ पे वो फिट होते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है इन चीज़ों को परफॉर्म करने का। Now what is ISA 210? The purpose of this international standard on auditing is to establish जो ये गाइडेंस देते हैं, agreeing the terms of engagement with the client, कि आपकी जो terms of engagement है client के साथ वो क्या होंगी। The auditor responds to a request by a client to change the terms of an engagement to one that provides a lower level of assurance। हो सकता है ऑडिट के बीच में जो क्लाइंट है वो कहे कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को चेंज करना है। अब वैसे में ऑडिटर कैसे उस चीज़ को टैकल करेगा, ये ISA 210 के ज़ुमरे में आती हैं। The auditor and the client should agree on the terms of engagement. The agreed terms would need to be recorded in an audit engagement letter or other suitable form of contract। जो आपकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट हैं वो जब आपकी एग्री हुई हैं, दोज टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट इंगेजमेंट लेटर विच इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन नेचर, उसकी लीगल स्टैंडिंग है, या फिर जो और कोई अदर टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, आप कोई डिटेल्ड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसका वो हिस्सा होना चाहिए। This ISA is intended to assist the auditor in the preparation of engagement letters relating to audits of financial statements. The guidance is also applicable to related services when other services such as tax, accounting or management advisory services are to be provided. Separate letters may be appropriate. आप अगर कोई additional service दे रहे हैं, कोई और service दे रहे हैं, तो उसके लिए separate letter आपको बनाना चाहिए which is stated in ISA 210. In some countries, the objective and scope of an audit and the auditor's obligations are established by law. Even in those situations, the auditor may still find audit engagement letters informative for their clients। ये शो करता है कि ऑडिट इंगेजमेंट लेटर की
सिग्निफिकेंस क्या है? दो आपकी कंट्री में, आपकी जुरिस्डिक्शन में लॉ डिफ़ाइन करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की ऑब्लिगेशन और स्कोप ऑफ एन ऑडिट, बट स्टिल you should include all this in the audit engagement letter because it is a legal document and which is signed by both the parties. फिर ISA 210 ऑडिट इंगेजमेंट लेटर को कैसे हैंडल करता है? इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड ऑडिटर दैट द ऑडिटर सेंड्स एन engagement letter preferably before the commencement of the engagement to help in avoiding misunderstandings with respect to the engagement. The engagement letter documents and confirms the auditor's acceptance of the appointment, the objective and scope of the audit, the extent of the auditor's responsibility to the client and form of any reports. जो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर है ये इट विल प्रिटी मच कवर everything and every activity and every legal aspect which is to be performed in the audit. जैसे आपका objective, आपका scope of the audit, extent of the auditor's responsibilities, जो आपका उसके बाद क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑडिट इंगेजमेंट लेटर का हिस्सा बनती हैं. अब ऑडिट इंगेजमेंट लेटर के प्रिंसिपल कंटेंट्स क्या होते हैं? The form and content of the audit engagement letters may vary for each client, but they would generally include reference to objective of the audit, जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, स्कोप ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग रेफरेंस टू एप्लीकेबल लेजिस्लेशन, regulations or pronouncements of professional bodies to which the auditor adheres. फिर आपका आता है द फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द इंगेजमेंट, जो नॉर्मली आपको मैंने बताया था जो ऑडिट में जो मेन आपका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है एंड में, वो एक ऑडिट रिपोर्ट होती है. वो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट वो होती है जिसमें आपका ऑडिट ओपिनियन दिया जाता है. तो जो ऑडिट रिपोर्ट है आपकी, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है between the auditor and the auditee. The fact that balance of the test nature and other inherent limitations of an audit together with the inherent limitations of internal control, there is an unavoidable risk that even some material misstatement may remain undiscovered. अब ये चीज़ें इसमें ज़रूर मेंशन होती हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ऑडिटर तमाम चीज़ों को 100% ऑडिट नहीं कर सकता, तमाम रिसोर्सेज, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तमाम प्रोसीजर्स को. देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क in any auditing activity. So this point should be clearly mentioned in the audit engagement letter, because you cannot completely terminate a risk. You can only mitigate it. Unrestricted access to whatever records, documentation and other information requested in connection with the audit. ऑडिटर को रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, कैसे होगा, किन किन चीज़ों का एक्सेस होगा, ये तमाम चीज़ें ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में एज़ पर ISA 210 इनका इंदराज होना चाहिए. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी रिलेटेड टू दी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, उसमें मैनेजमेंट को क्या किरदार अदा करना होगा. The auditor may also wish to include the following in the letter: arrangements regarding the planning and performance of the audit, expectation of receiving from management written confirmation concerning representations made in connection with the audit, request for the client to confirm the terms of engagement by acknowledging receipt of the engagement letter, कि आया जो क्लाइंट जो है वो एक रिसीट जनरेट करता है कि उसको ऑडिट इंगेजमेंट लेटर रिसीव हो गया है. इट इज़ ऑल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट विच शोज़ दैट द क्लाइंट, द मैनेजमेंट हैज़ गॉन थ्रू द लेटर बिकॉज दे हैव रिसीव्ड इट. Arrangements, any description of any letters or reports the auditor expects to issue to the client. Auditor ने जो रिपोर्ट इशू करनी है क्लाइंट को वो लिस्ट डाउन की जाए, उनका स्कोप मेंशन किया जाए, बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड एंड एनी बिलिंग अरेंजमेंट्स के आपकी फ़ीस क्या होगी, कब कब पे की जाएगी, किस किस स्टेप में पे की जाएगी, ये तमाम चीज़ें ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में आती हैं.
arrangements concerning the involvement of internal auditors and other client staff, उनमें ये जो ऑडिट है उसमें अदर इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं और जो बाकी आपका क्लाइंट स्टाफ है उनका क्या क्या रोल होगा, उनकी क्या लिमिटेशंस होंगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी कि वो इस प्रोसेस में इंटरवीन कर सकें. अरेंजमेंट्स टू बी मेड विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर इफ़ एनी इन केस ऑफ एन इनिशियल ऑडिट, कि अगर आपका इससे पहले कोई ऑडिटर मौजूद था तो उसके साथ आपका कैसे लिंकेज होगा, उसके साथ आपका क्या एग्रीमेंट होगा. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ISA 210 एक्सप्लेन करता है इन डिटेल. एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑडिटर्स लाइबिलिटी व्हेन सच पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, कि ऑडिटर की जो लाइबिलिटी है उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं. रेफरेंस टू एनी फर्दर एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट. और उसके बाद इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो हैं जो आपका ISA 210 है उसकी हिसाब से जो आप ऑडिट इंगेजमेंट लेटर इशू करें वो तमाम ऑडिट प्रोसेस के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑडिट प्रोसेस में आती है, उन तमाम चीज़ को कैटर किया जाए उस ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में, बिकॉज इट इज़ contractual agreement between two parties, so it should cover everything related to both the parties. Now this is the end of segment number 1. Segment number 2 में we'll briefly discuss a sample internal audit engagement letter, ताकि आपको पता लग सके कि audit engagement letter कैसे बनाया जाता है और उसमें उसका फ्लो क्या है इंफॉर्मेशन का, और उसको उसका बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर का क्या है.